डिस्कशन विद मनोज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, एक अध्यादेश लाया गया है। वो अध्यादेश जिस बारे में है वो है जो स्वास्थ्य कर्मी है हमारे, जो कि कोविड-19 से लड़ने में लोगों की मदद कर रहे हैं और बिल्कुल फ्रंट में होकर के लोगों की सुरक्षा करने में लगे हुए हैं, अपनी खुद की परवाह नहीं कर रहे। तो आपने देखा भी है कि कई कई जगह पे उनके साथ तो बड़ा दुर्व्यवहार हुआ है, कई लोगों ने उनके ऊपर पत्थरबाजी की है, उनके ऊपर लोग हमले कर रहे हैं। तो इसको देखते हुए सरकार एक अध्यादेश लाई हुई है। अब देखिए, अध्यादेश आपको समझना पड़ेगा कि अध्यादेश आखिर होता क्या ये कानून होता है? देखिए, अध्यादेश में और एक विधेयक में, विधेयक मतलब कानून बन जाना, है ना। तो मैंने विधेयक नहीं कहा इसे, बहुत ध्यान सुनिए, मैंने इसे अध्यादेश कहा है। अब एक विधेयक जो कि एक्ट, जो कि कानून, जो कि अब पूरा देश मानने वाला है उसको, तो एक अध्यादेश में और विधेयक में फर्क क्या होता है पहले तो आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि अभी जो लाया गया है वो अध्यादेश है, वो विधेयक नहीं है। देखिए, विधेयक जब लाया जाता है तो उसे पूरी तरीके से प्रिपेयर किया जाता है और उसे लोकसभा में ही पास करवाना पड़ता है, राज्यसभा में पास करवाना पड़ता है और फिर राष्ट्रपति के आखिरी में हस्ताक्षर होते हैं, तब जाकर के वो एक कानून बन जाता है ना। इन तीन को मिलाकर के संसद कहते हैं, संसद से पारित करना पड़ता है उस प्रस्ताव को, है ना, तब उसे हम एक्ट यानी कि अधिनियम कहते हैं। यहाँ पर बात अधिनियम की नहीं, यहाँ पे बात अध्यादेश की है। तो सर, ये अध्यादेश क्या होता है? अध्यादेश जो है संविधान के आर्टिकल 123 1 2 3, है ना, 1 2 3 मतलब 123 आर्टिकल जब आप पढ़ेंगे तो उसमें राष्ट्रपति को यानी कि प्रेसिडेंट को ये पावर दी गई है कि वो अध्यादेश ला सकते हैं। लेकिन अध्यादेश ला सकते हैं, लेकिन कब? जब संसद के दोनों सदन नहीं लग रहे हों। आप देख रहे हैं लोकसभा भी बंद है, राज्यसभा भी बंद है। बंद होने की वजह है लॉकडाउन, इमरजेंसी है भैया, तो कोई अपने घर से निकल नहीं सकता, महामारी है, तो संसद नहीं चल सकता, सत्र नहीं लग सकता, बैठकी नहीं हो सकती। तो जब भी बैठकी नहीं हो पाए और सरकार को जरूरत हो कि भाई माहौल को देखते हुए कुछ इमरजेंसी नियमों को बनाने की, तो इसीलिए हमारे निर्माताओं ने संविधान में एक जगह छोड़ दी थी कि भाई तत्काल प्रभाव से अगर आपको कभी भी कुछ बनाना पड़ जाए और उस समय कोई सत्र ना लग रहा हो तो आप अध्यादेश के थ्रू उस नियम को बना सकते हो। तो पीएम जी ने यानी कि उनकी मंत्रिमंडल ने सलाह दी। आपको तो पता ही है कि राष्ट्रपति सिर्फ सलाह मानते हैं और मानने के लिए बाध्य है। इन्होंने सलाह दी कि भाई हमें जो है डॉक्टरों की सुरक्षा करनी पड़ेगी, तो उनसे जुड़े हुए कुछ ना कुछ काम करने पड़ेंगे और अभी सत्र लग नहीं रहे, तो एक काम करिए, अध्यादेश निकाल दो। राष्ट्रपति ने अपने आर्टिकल 1 2 3 के तहत अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए अध्यादेश जारी कर दिया, सलाह पर मंत्रिमंडल यानी कि मोदी जी के, है ना, डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए, क्योंकि तत्काल प्रभाव से जरूरी भी था और आप देख भी रहे थे उनके ऊपर हमले हो रहे थे। तो फिर आखिर ये अध्यादेश क्या है? अध्यादेश ऐसी चीज होती है जो कि टेम्परेरी होती है, सिर्फ तत्काल प्रभाव के लिए लाई होती है। अभी बैठकें नहीं लग रही है, लेकिन जिस दिन बैठकें लगेंगी, कभी भी जब बैठकें लगेंगी तो इसे वहां पे फिर से पास होना पड़ेगा, है ना, फिर से दोनों सदनों में ये घूमेगा। लेकिन अभी क्योंकि जरूरत है तो अभी के लिए हम इसे अध्यादेश, तो आप समझ रहे हैं, यानी कि अभी तत्काल प्रभाव से ये विधेयक के बराबर ही है, एक कानून के बराबर ही होता है ना, बस तत्काल प्रभाव से। इसकी समय सीमा ज्यादा नहीं होती है, टेम्परेरी होता है, कभी भी खत्म हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि जब सत्र बैठेगा तो ये वहां पर दोनों सदनों में पास होकर के पास होगा कि नहीं होगा। ये क्लियर हो गई बात, है ना। तो आप हमेशा याद रखिए, तत्काल प्रभाव में जब भी जरूरत हो, सदन ना बैठा हो, तो जो चीज लाई जाती है उसे अध्यादेश कहते हैं। तो अध्यादेश लाया गया स्वास्थ्य कर्मियों के लिए और ये सबसे कड़ा अध्यादेश है अब तक का। आप सुनेंगे, मैं भी बताऊंगा इसके पॉइंट्स क्या क्या है। देखिए, इसमें उनकी सुरक्षा के लिए कहा गया है कि अगर किसी भी स्वास्थ्य कर्मी पे, स्वास्थ्य कर्मी मतलब उसमें डॉक्टर भी आ गए, उसमें वो हॉस्पिटल पे सफाई करने वाला बंदा भी आ गया, अगर वो सफाई झाड़ू पोछा भी करता है इवन तो भी, और नर्सेज भी आ गई, सारे के सारे जितने भी स्वास्थ्य कर्मी हैं जो स्वास्थ्य से जुड़े हुए हैं, उन सभी के लिए ये अध्यादेश काम करेगा, है ना। इस अध्यादेश में क्या कहा गया है भैया कि अगर कोई किसी पर भी हमला करेगा तो 30 दिन के अंदर उसकी जांच हो जाएगी, 30 दिन के अंदर जांच कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन मान लो कि अगर ये चीज जाती है न्यायालय में, जैसे कि क्या होता है कभी कभी लोग इसका मिसयूज भी कर सकते हैं ना, कि मान लो कि उनके ऊपर हमला ना हुआ हो लेकिन फिर भी बोल दे कि नहीं भाई इस बंदे ने हम पे हमला किया है, तो वो बंदा बोल सकता है, भाई उसको भी तो कुछ छूट तो देनी पड़ेगी ना। तो उसको ये भाई मान लो वो चला जाए न्यायालय, है ना, न्यायालय में जाके बोल दे मैंने ऐसा नहीं किया है, तो जैसे ही बात अगर पहुंचेगी न्यायालय में तो न्यायालय के लिए एक लिमिट, अब आपको मालूम है ना न्यायालय में जो है टाइम ही लग जाता है, कई कई साल बीत जाते हैं। तो अध्यादेश में साफ साफ कहा गया है कि अगर बात न्यायालय तक पहुंचती है तो न्यायालय में इस केस को सॉल्व होने के लिए जो लिमिट दी गई है वो सिर्फ 1 साल की है। 1 साल के अंदर अंदर पूरा न्याय हो जाना चाहिए कि भाई गलत या सही कौन था। एक बात क्लियर होगी। तो फिर से बोल रहा हूं, 30 दिन में जांच कंप्लीट होगी। अगर बात न्यायालय तक पहुंच गई तो फिर 1 साल के अंदर अंदर उसे आपको तू मैं करके जो भी करना है बस 1 साल में उसे आप सॉल्व कर दो। अगर मान लो कि आप उस पर हमला करते हो तो हमला करने के लिए, अभी सिर्फ हमला करने के लिए बोल रहा हूं मैं, घायल करने की तो बात अभी अलग है। अगर
कोई हमला करता है स्वास्थ्य कर्मियों पर तो जो जेल होगी वो 3 से लेकर के 5 साल तक की हो सकती है। और सिर्फ जेल ही नहीं होगी, इसमें जुर्माना भी है 50,000 से लेकर के 2 लाख रुपए तक का। ये तो सिर्फ हमला करने पे था। हमला करने के बाद अगर वो घायल मिल गया, कोई भी स्वास्थ्य कर्मी, चाहे नर्स हो चाहे डॉक्टर हो, कोई भी अगर घायल हो गया तो भैया ये बढ़ जाएगा। अभी थी सजा 3 से 5 साल, अगर मुझे डॉक्टर या नर्स जो है घायल मिल गए तो अब ये सजा हो जाएगी 7 साल की। अभी जो मैं चार्ज ले रहा था सिर्फ हमला करने पे वो कितना था भैया, 50,000 से लेकर के 2 लाख रुपए तक का। लेकिन अगर उनका खून निकल गया, वो घायल हो गए तो आप 5 लाख नहीं, अब आप 7 लाख तक दोगे, है ना, 7 लाख हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई आपको। इसके अलावा तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है उसमें ये जोड़ा गया है कि जैसे कि अगर आप उनको तबाह करने, मतलब उनकी संपत्ति को हानि पहुंचाते हो, जैसे कि उनकी कार हो गई, उनकी क्लिनिक हो गई या कुछ भी, तो अगर आप उनकी संपत्ति को हानि पहुंचाते हैं तो संपत्ति को जितनी हानि हुई होगी, जितने भी पैसे की हानि हुई होगी, उसका डबल लिया जाएगा। जैसे मान लो कि क्लिनिक को अगर आपने तोड़ दिया तो भाई आपका खर्चा आ गया लाख भर का, तो लाख भर का अगर नुकसान हुआ है तो इसका डबल कर लो, 2 लाख रुपए उस नुकसान करने वाले से वसूला जाएगा। ये बात क्लियर होगी। तो आप देख रहे हैं तत्काल प्रभाव से ये चीज लाई जाती है। अब आप बोलेंगे सर ये तो आपने हमें बता दिया कि क्या क्या हुआ, इस कानून का नाम तो आपने बताया नहीं, ये अध्यादेश का नाम क्या है भाई? क्योंकि सबके कुछ ना कुछ तो नाम होते हैं, जैसे कि आपदा के लिए आपदा होता है ना, सबके लिए कुछ नाम होता है भाई। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट होता है, तो इसका भी कुछ नाम होना चाहिए। इसका क्या कुछ नया नाम है? क्या ये नया है? बिल्कुल नया नहीं है, ये एक पुराना है, ये पुराना कानून है। तो कौन सा पुराना कानून है? बात है कि जब हम पर अंग्रेज राज करते थे ना, जब हम पर वो राज करते थे तो 1897 में मुंबई में, है ना, उस समय की बात कर, 1897 में मुंबई में प्लेग नामक एक बीमारी फैल गई थी। आपने सुना भी होगा, कहीं पढ़ा भी होगा। तो प्लेग नामक जो बीमारी फैली थी, उसको देखते हुए सरकार ने एक अधिनियम पारित किया था जिसका नाम रख दिया गया था महामारी कानून 1897। ठीक है, अब ये महामारी कानून 97, तो ये वाला जो अभी आप अध्यादेश सुन रहे हो, ये भी महामारी कानून 1897 ही है, बस इसमें कुछ जोड़ दिया गया है। अब आप बोलेंगे सर क्या पहले इतने प्रावधान नहीं रखे गए थे कि मतलब स्वास्थ्य कर्मियों के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए? बस यही तो बात है। जो पहले अध्यादेश चलता था, आपसे मैंने 1897 कहा है, 1897 करीब करीब 125 साल से ज्यादा हो चुका है। तो वो जो नियम बनाया गया था वो तब की जरूरत के हिसाब से था। आज जो हमारे पास जो हमको जरूरत है वो आज के हिसाब से, आज पहले हमले नहीं करते थे, आज हमले करते हैं। तो जब पहले हमले नहीं करते थे तो उस समय जो नियम बना हुआ उसमें हमले की कहीं जिक्र ही नहीं है। मतलब जो महामारी कानून 1897 है उसमें ये नहीं लिखा हुआ है कि हमला करने पर ये ऐसा ऐसा आपको करना पड़ेगा। तो ये सब बस इसकी कमी थी। तो हमारी सरकार को लगा कि एक काम करते हैं, महामारी से जुड़ा हुआ एक कानून है ही है, महामारी कानून नाम ही है उसका, एक काम करो उसमें ये पॉइंट जोड़ दो। और अभी सदन लग नहीं रहे, तो ये सिर्फ तभी हो सकता है जब हम अध्यादेश लेकर के आ जाए, आर्टिकल 123 का इस्तेमाल करवाएं हमारे राष्ट्रपति जी से। ये बात क्लियर होगी दोस्तों, है ना। तो आप देख रहे हो कि ये कानून का नाम जो है, जो अध्यादेश है, ये अमेंडमेंट, एक तरह से मान लो कि संशोधन करने के लिए अध्यादेश लाया गया है ना। अध्यादेश जिसको इंग्लिश में ऑर्डिनेंस कहते हैं। दूसरी सबसे बड़ी खबर दोस्तों जो आपने सुनी होगी, एक है फेसबुक की और दूसरी रिलायंस का, है ना। रिलायंस ने फेसबुक के 9.9% हिस्सेदारी खरीद ली है ना। ये बहुत बड़ी, अब आपको लगेगा कि ये तो अच्छी बात है ना कि हमारा देश का रिलायंस है, हमारे देश के मुकेश अंबानी जी हैं, उनकी जो अब इतनी ग्रोथ होगी, अब हम फेसबुक भी, है ना, तो उन्होंने फेसबुक का 9.9 हिस्सेदारी खरीद ली भैया। मार्क जकरबर्ग ने उन्हें जो है ये 9.9 हिस्सेदारी बेच दी। अब ये तो सिर्फ एक न्यूज हुई, है ना। आपको लगेगा कि ये ठीक तो है, क्या हो गया इसमें अब देखिए ये बहुत बड़ी चीज है। अब आपको मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपको पता है कि इसको समझने के लिए सिनेरियो को कि ये क्या चल रहा है, थोड़ा सा मैं आपको इसके, है ना, डीप में ले जाता हूँ। थोड़ा सा अपन देखते हैं कि आखिर इसमें यूजर्स कितने कितने, तो आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। फेसबुक को इस्तेमाल करने वाले लगभग यूजर हमारे पास सिर्फ इंडिया में 25 करोड़ है। 25 करोड़ लोग फेसबुक इस्तेमाल करते हैं। लगभग व्हाट्सअप जो है, व्हाट्सअप, है ना, व्हाट्सअप को लगभग कितने लोग इस्तेमाल करते हैं? करीब 40 करोड़ लोग इस्तेमाल करते हैं। और इस तरह से कुछ इंस्टाग्राम पे भी होगा। 40 करोड़ सिर्फ भारत के। फेसबुक को इंडिया के 25 करोड़ लोग इस्तेमाल करते हैं और व्हाट्सएप को इंडिया के 40 करोड़ लोग इस्तेमाल करते हैं। अब मैंने फेसबुक की जगह व्हाट्सएप की बात क्यों की? क्योंकि मार्क जकरबर्ग जो कि फेसबुक के मालिक हैं, आपको पता है, उन्होंने तीनों चीजें खरीद ली हैं। पहले उनके पास सिर्फ फेसबुक हुआ करता था, अब उनके पास व्हाट्सएप भी है पूरा, है ना, सिर्फ वही चलाते हैं उसे, और इंस्टाग्राम भी है। तो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ये तीनों के तीन, और फेसबुक, ये तीनों के तीनों मार्क जकरबर्ग के अंडर में आते हैं। ये बात क्लियर हो गई। तो फेसबुक से टाई अप करने का मतलब होता है कि खुद ही टाई अप हो गया व्हाट्सएप से और टाई अप हो गया भैया
इंस्टाग्राम से, ये क्लियर हो गई। अब आप सोचो जरा, और हाँ अब बात करते हैं रिलायंस जो कि जियो के लिए बहुत फेमस है, आपने देखा भी। तो जियो के थ्रू उनके पास करीब करीब 40 करोड़ जो है नागरिक उनसे जुड़े हुए हैं। 40 करोड़ नागरिक जो है रिलायंस में सब्सक्राइब है, यानी कि आप सभी ने उनका डेटा खरीदा हुआ है। अब यहां पर एक बात बहुत ध्यान से देखिए, मुकेश अंबानी जी के पास, उनके पास खुद के पास 40 करोड़ लोग थे, ठीक है, 40 करोड़ लोग से तो वो आराम से अपने मैसेज सेंड कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। अब लेकिन हमारी जनसंख्या कितनी है, 135 करोड़ की। अब सोचिए जरा कि व्हाट्सएप और फेसबुक को इस्तेमाल करने वाले लोग इतने सारे हैं, है ना। तो मैं मोटा अब सिर्फ व्हाट्सएप की बात कर लो, व्हाट्सएप में अकेले 40 करोड़ है, ठीक है, 40 करोड़ हो गए, 40 करोड़ उनके पास भी है। तो पूरा मिला करके लगभग आप देखोगे कि 90 करोड़ का डेटा, 90 करोड़ लोग अब अंबानी जी से जुड़ सकते हैं। ये बात क्लियर हुई है ना। अब इसको थोड़ा सा और समझिए डिटेल में कि आखिर 90 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं तो अच्छी तो बात है, इसमें बुराई क्या है। देखिए रिलायंस जो है अब वो उतर रहा है ऑनलाइन मार्केटिंग में, है ना। आपने ये बात सुनी भी होगी, कैसे सुनी है, अंबानी जी ने अभी कुछ दिनों पहले एक बात कही भी थी कि पूरे भारत में लगभग 3 करोड़ किराना स्टोर्स हैं। 3 करोड़ किराना स्टोर्स हैं पूरे भारत में। किराना स्टोर्स मतलब वो दातु, मंजन, साबुन, वो लोकल बिल्कुल सामान जो है ना, आपको चाहिए भाई नमक, अचार, दुनियादारी, तो आप तुरंत जाते हो ना किराने स्टोर पे। तो हर गली में, हर मोहल्ले में तो ऐसी करीब 3 करोड़ दुकानें। तो वो क्या करने वाले हैं कि इन 3 करोड़ किराना दुकानों को आपस में जोड़ देंगे। ये बात क्लियर हो गई। इसका मतलब ये समझ जाओ कि अगर ये 3 करोड़ दुकानें रिलायंस में जुड़ गई यानी मुकेश अंबानी जी से, तो मुकेश अंबानी जी अगर कोई भी प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं तो तुरंत इन 3 करोड़ लोग को वो भेज देंगे, क्योंकि वो उनसे लिंक्ड है। तो भैया समझ जाओ कि अगर इनको मिल गया तो समझ लो कि हर पब्लिक को मिल गया, ठीक है। लेकिन वो सिर्फ यही नहीं करना चाहते, वो उसका प्रचार भी करना चाहते थे। तो देखिए प्रचार करने का एक तरीका तो ये है, ऑनलाइन मार्केटिंग में प्रचार कैसे होता है कि भाई मैं व्हाट्सएप को कुछ पैसे दे दूं, कुछ मैं इंस्टाग्राम को दे दूं, कुछ मैं फेसबुक को दे दूं कि भैया महीने भर तक मेरा प्रचार कर दो, मैं तुम्हें इतने पैसे दे दूंगा। अंबानी जी ने बोला कि अरे यार अब मैं इतना कौन माथा चाटेगा इसमें कि मैं इनको महीने महीने भैया वो दूं और इसका हिसाब रखने के लिए फिर एक और एम्प्लॉय रखूंगी, भैया तू देखना, है ना कि क्या है। तो उन्होंने बोला एक काम करते हैं कि इसमें मार्केटिंग करनी है, चलो इसको खरीद ही डालते हैं। तो उन्होंने बोला लो भाई फेसबुक ही खरीद लो। तो उन्होंने 9.9 हिस्सेदारी, लगभग 10% की हिस्सेदारी खरीद ली 43,500 करोड़ में, है ना, ये उन्होंने खरीद ली। खरीद लेने के बाद भी आखिर दिक्कत किस बात की है, अगर उस आदमी के हाथ में 90 करोड़ लोगों का डेटा आ जाएगा, फेसबुक, व्हाट्सएप भारत सबसे ज्यादा इस्तेमाल करता है, 40 करोड़ मैंने आपको बता ही दिया है। तो सपोज करो कि अब अंबानी जी के लिए तो आसान है भैया, फेसबुक को तो उनके प्रोडक्ट का प्रचार करना पड़ेगा कि अब आ गया भाई रिलायंस मंजन मतलब कोलगेट टाइप का, है ना, कि टूथपेस्ट आ गया, अब रिलायंस ने एक बना दिया। अब रिलायंस को कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है, उसके पास 90 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, और उसके खुद के 40 करोड़ जियो यूजर्स ही हैं। समझ गया ना, वो बस और यूजर्स ले रहे हैं और लोगों को अपने साथ जोड़ रहे हैं। तो अगर उन्हें कुछ प्रचार करना है, तो अगर वो इसमें से पार्टनरशिप कर रहे हैं तो वो तुरंत ही अपने प्रचार जितने समय तक चाहेंगे कर लेंगे, क्योंकि उन्होंने खरीद के रखा, उनका अधिकार है। तो आप देख रहे हो इससे होगा क्या कि सपोज करो एक और है जो कोई बेचारा अपने मंजन को बेचना चाहता है। जैसे मान लो मैं ही अपना मंजन बेचना चाहता हूं कि भाई मनोज मंजन, है ना, मनोज मंजन आ गया। अब मान लो कि मैं चाहता हूं कि मेरा फेसबुक जो है प्रचार कर दे, भाई फेसबुक मेरा प्रचार करने से मना कर देगा क्योंकि वो उसके हित में नहीं है। वो बोलेगा भैया आप कहाँ लग रहे हो, वो यहाँ पर ये सब खरीद के बैठे हुए हैं, हमारा तो हिस्सेदारी, तो हम जो है इनके साथ टाई अप है, तो हम आपका प्रचार नहीं कर सकते हैं। तो आप समझ पा रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि कंपटीशन खत्म, यानी कि मुकेश अंबानी के कंपैरिजन में कोई भी बेचारी दूसरी कंपनी उठ नहीं पाएगी। ये बात क्लियर होगी। हालांकि अभी ये डील कंफर्म नहीं हुई है, अभी इस डील में अथॉरिटीज और देख रही हैं। जब अथॉरिटीज को लग जाएगा कि इससे नुकसान नहीं है भाई, क्योंकि कंपटीशन खत्म नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि इससे मोनोपोली आ जाती है, एक ही लोग का राज अगर हो जाता है तो फिर आपको मालूम है दिक्कत हो जाती है, फिर वो कहीं पे भी किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। ऐसे हमारे सारे बिजनेसमैन जो है बेचारे वो सारे के सारे अपना काम धंधा छोड़ देंगे ना, फिर तो सिर्फ मुकेश अंबानी जी ही चलेंगे। तो इस पर अभी देखना है कि होता क्या दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।